नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे बिहार का जो बजट पेश हुआ है 3.47 लाख करोड़ का है, जो पिछली बार के मुकाबले 30,000 करोड़ ज़्यादा इस बार अलॉट किया गया है। शिक्षा में सबसे ज़्यादा इस बार खर्च किया गया है। उसके अलावा उद्योग और निवेश में बजट का 1% से भी कम हिस्सा किया गया है और कहा गया है कि रोजगार जो है वो मिलेगा लोगों को। लेकिन निवेश और उद्योग में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बजट का एलोकेशन है, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बजट के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे जेडीयू की, क्योंकि जेडीयू इस बार बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो क्या जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी या बीजेपी के साथ लड़ेगी? 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे विजय सिन्हा के एक्शन मोड में। जिस तरह से विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी को जिस तरह से फटकार लगा रहे हैं, इस बीच जो कई कर्मचारी और अधिकारी हैं वो हड़ताल पर भी चले गए हैं, जिसके कारण आम जनता काफी सफर कर रही है। इन सब मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। हम लोग सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बिहार के बजट को लेकर ही, क्योंकि जिस तरह से 3.47 लाख करोड़ का बजट आया है इस बार, क्या क्या उसका सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है, किस पर और ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए था और नहीं दिया गया है, इन सब विषयों पे हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि बजट का इस बार का विजन जो है वो पंच तत्व ज्ञान है, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर आधारित बताया गया है। और सत्ता पक्ष ने सड़क, एम्स और विकास कार्यों की इसमें चर्चा की है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और एआईएमआईएम के ही विधायक ने कहा कि सीमांचल किशनगंज को की अनदेखी का मुद्दा वहां पे उठाया है उन्होंने। और बजट में विधानसभा में हम देखें कि बजट के दौरान जब बजट पेश हो रहा था तो तीखी बहस भी हमें देखने को मिली थी। तो आपको क्या लग रहा है, ये बजट कैसा है बिहार का? देखिए, औसत है। बिहार का ये जो बजट है औसत है। सरकार कह रही है कि ये बेहतर बजट है। मान लीजिए, सरकार की नजरों से हर बार जो भी सरकार बजट पेश करती है वो यही कहती है कि इस अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है। यकीन मानिए, ये अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा बजट बिहार का हो जाएगा। तो उस लिहाज से आप देखिए तो लगेगा कि हाँ, ये सबसे बेहतरीन बजट है। लेकिन चीजें हैं कि जो राष्ट्रीय औसत है, क्या उस औसत का बिहार का बजट है, या फिर हम बिहार में उलझे हुए हैं, अपने आप में उलझे हुए हैं? मुझे लगता है कि ये अपने आप में उलझता हुआ बजट है। कागजों पर ये बजट बिल्कुल बेहतरीन दिख रहा है और दिखना भी चाहिए। सरकार ने जो पेश किया है वो ऐसा दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है, जो बड़ा सवाल आप खड़ा कर रही थी, कि क्या इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा? जो आपने सवाल खड़ा किया कि 1% उद्योग में आप लगा रहे हैं, अपना टोटल बजट का इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि यहाँ रोजगार सृजन हो, तो कैसे हो? जबकि आपने लक्ष्य रखा है कि हम 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को ही आपने स्वावलंबी बनाने की घोषणा की है, जिनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा या दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इतने कम बजट के आकार में आप कैसे एडजस्ट करेंगे चीजों को? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। हाँ, ये बात और है कि आपने विकास मूलक जो खर्च की हिस्सेदारी है उसमें आपने 66% के करीब, हाँ 66% के करीब आपने हिस्सेदारी रखी है। ये एक ठीक सा मामला जो बजट है उसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन तमाम ऐसी चीजें, जहां भविष्य की तो आप बड़ी बड़ी बातें कर गए, लेकिन वर्तमान में जो चीजें होनी चाहिए उस पर उस तरीके से फोकस नहीं रहा है। शिक्षा पर भी आपने सवाल खड़ा किया। देखिए, बुनियादी चीज है शिक्षा, इससे तो आप मुंह मोड़ ही नहीं सकते हैं, कोई मुंह मोड़ ही नहीं सकता है। और वहां पर आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, कहें या नहीं कहें। आपने डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की है, ठीक है, ये भविष्य की बात है। लेकिन आज एग्रीकल्चर में आप क्या कर पा रहे हैं? कृषि रोड मैप 4 आपने लॉन्च किया है, सही है, लेकिन पहले के जो 3 कृषि रोड मैप थे उनमें कृषि का बिहार में विकास किस स्तर का रहा? क्या राष्ट्रीय औसत तक बिहार पहुंच गया? नहीं पहुंचा ना। तो चीजें उस तरीके से हैं कि कागजी तौर पर यह बजट बहुत बेहतरीन, शानदार, जानदार, असरदार लग रहा है, लेकिन अगर इसकी हकीकत में समीक्षा करें तो यह औसत से ऊपर जाता हुआ मसला दिख नहीं रहा है। मैं एक चीज और इसमें ऐड करता हूं कि जिस उद्योग को लेकर के आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
बिहार वो पहला राज्य था जिसने सिंगल विंडो लाया था उद्योग के क्षेत्र में, जिसको कॉपी अन्य राज्यों ने किया। और जिन जिन अन्य राज्यों ने कॉपी किया वो राज्य बहुत बेहतरीन हो गए, और बिहार सिंगल विंडो लागू करने के बाद भी पिछड़ता और पिछड़ता चला गया। उद्योग लाने की जो सबसे बेसिक जरूरत है, शहरीकरण, उस पर बिहार कितना खर्च कर रही है? उल्लेखनीय ही नहीं है, उसका कहीं आपको उल्लेख ही नहीं मिलेगा। कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा बजट में उस तरीके से कि मतलब हाँ होना है खर्च, लेकिन उल्लेखनीय नहीं है। तो जब तक आप शहर नहीं बना करके देंगे, आप किस तरीके से क्लस्टर डेवलप कर पाएंगे? आपको शहर तो बना करके देना पड़ेगा ना। तो वहां तक ये मामला जाता हुआ नहीं दिख रहा है। एक चीज और महत्वपूर्ण बात ये है कि आप कह रहे हैं कि हम गरीब परिवारों को उद्यमी बनाएंगे, और उसकी भी संख्या आप 1 करोड़ के लगभग रख रहे हैं। तो उनको कैसे, रोड मैप क्या है, उनको किस तरीके से? महिलाओं के लिए तो आपने एक रोड मैप लाया, ये इनके लिए, गरीब परिवारों के लिए आपके पास रोड मैप क्या है? रोड मैप नहीं है। रोड मैप का सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि पिछले बजट में भी, या पिछले के पिछले तमाम बजटों में जितने प्रावधान किए जाते हैं उतने पूरे नहीं होते हैं। कई योजनाएं अधूरी रह जाती है, कई चीजें अधूरी रह जाती हैं वायदों के बाद भी, बजट में प्रावधान के बाद भी। तो क्या ऐसा हश्र होगा? एक सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार वो राज्य है जो केंद्र के खर्चे पर ज्यादा, केंद्र के पैसों पर ज्यादा निर्भर है। अपना इसकी आमदनी बहुत छोटी है, बिहार की आमदनी छोटी है। तो केंद्र से कितना समर्थन मिलेगा? इस बजट को मान लेते हैं एक क्षण के लिए कि बहुत बेहतरीन बजट है, तो जब तक केंद्र की सहायता नहीं मिलेगी तब तक इस बजट को पूरी तरीके से अमली जामा पहनाया जाना मुश्किल होगा, जो कि पहले भी होता रहा है। देखा जाता रहा है कि जब तक केंद्र की नजरें इनायत हुई हैं बिहार को लेकर के, तब तक बिहार में विकास का मॉडल चला है। और जब जब केंद्र ने नजरें इधर उधर की हैं, तब तक बिहार का बजट में लाख प्रावधान हो, बिहार विकास की पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 बजटों से क्या हो रहा है? केंद्र ने बहुत बेहतरीन शानदार बजट का प्रावधान बिहार के लिए किया, उसका बिहार में एडवांटेज मिला, बिहार की सरकार को फायदा मिला। इस बार के बजट में, केंद्रीय बजट में, बिहार के लिए कोई उल्लेखनीय प्रावधान उस तरीके से नहीं किए गए। उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस बजट को पूरे समग्रता में देखने की जरूरत है। माना सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये बजट है, उसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। ये बजट वैसा भी है जैसा एनडीए ने वायदा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम ये करेंगे, जिसमें रोजगार को उन्होंने प्राथमिकता दी थी, महिलाओं को लेकर के बड़ी बातें उन्होंने कही थी। वो तमाम चीजें इसमें प्रलक्षित होता हुआ दिख रहा है। जिस सीरीज में उन्होंने चीजें कही थी, उसी सीरीज में बजट में ये प्रावधान होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। और आज भी बिहार कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि के लिए उल्लेखनीय प्रावधान आप नहीं कर पा रहे हैं। एक सिर्फ एआई मॉडल इसमें जोड़ रहे हैं कि कृषि के साथ हम एआई को जोड़ेंगे और उससे हो जाएगी चीजें, उससे नहीं होगी ना। और भी चीजें जो पिछले बजट में, पिछले के पिछले बजट में जो जो प्रावधान किए गए थे, क्या उनको सही मामलों में अमली जामा पहनाया गया? आज भी मंडी की व्यवस्था से जूझता हुआ बिहार क्या हो पाया? आपने तमाम बजटों में कृषि के लिए कहा कि हम स्टोरेज की व्यवस्था करेंगे, सब्सिडी इस स्तर पर करेंगे। उससे क्या फायदा, कितना गुणात्मक वृद्धि हुई? फायदा तो हुआ, लेकिन गुणात्मक वृद्धि कितनी हुई? आज भी आप रोजगार के मामले में सबसे पिछड़े हुए राज्य हैं, शिक्षा के मामले में आप औसत हैं। जो भी हायरार्की है, तमाम हायरार्की में बिहार पिछले पायदान पर है। और तमाम बजटों के बाद ये नारा गूंजता है कि ये बजट बिहार को बहुत आगे ले जाने वाला है। मानता हूं मैं कि ये बिहार को आगे ले जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं आगे ले जाएगा कि बिहार जापान हो जाएगा, या फिर अगर देश के ही किसी अन्य राज्यों से तुलना करें तो बिहार गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ऐसा नहीं होने जा रहा है इस बजट से, क्योंकि आपका बजट 3,45,000 करोड़ का ही है। इसमें तमाम चीजें आपको देखना है, और सब कुछ देखते हुए चीजों को करना है। तो बिहार में अगर आप चाहते हैं बजट से इतर जो चीजें हो सकती हैं, वो यही हो सकता है कि जो जो चीजें लागू की गई हैं उनको लागू किया जाए, और बिहार में निवेश कैसे बढ़े। सर बिहार अगले में टॉपिक निवेश पे आते कैसे हैं। जेडीयू क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और पार्टी 20 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, और
कहा जा रहा है कि मतलब एनडीए के साथ गठबंधन के तौर पर वो उतरेगी, बीजेपी के साथ उतरेगी या नहीं, क्योंकि चिराग पासवान ने भी कुछ दिनों पहले ही अभी कहा था कि वो 40 सीटों पर लगभग बंगाल में चुनाव लड़ सकते हैं। तो एनडीए की एकता यहाँ देखने को मिलेगी या कुछ अलग दृश्य होगा वहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से एनडीए को लेकर के चलने की कोशिश कर रही है। झारखंड इसका उदाहरण था, जहां जनता दल यूनाइटेड को भी जगह दी गई, जहां पर एलजेपी आर को भी जगह दी गई। सबों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन दिल्ली में इन लोगों को उस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग सम्मान खोज रहे थे, वैसा नहीं मिला था। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों को पश्चिम बंगाल में एंटरटेन करेगी। पिछले चुनावों से नहीं कर रही है, लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सब कुछ झोंक देना चाहती है। और बिहार में जो एनडीए को जो सफलता मिली, जो सफल मॉडल रहा, उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी। खास करके जो बिहार से लगे हुए इलाके हैं, पश्चिम बंगाल के, उन इलाकों में इनको तरजीह दी जा सकती है, जनता दल यूनाइटेड को, एलजेपी आर को, ऐसे लोगों को। और ये जितनी मांग रहे हैं उतनी तो नहीं। चिराग पासवान को हो सकता है कि 4 सीटें, 40 मांग रहे हैं, 4 सीटें लड़ने को मिल जाए। जनता दल यूनाइटेड 20 से 22 सीटें मांग रही है, जनता दल यूनाइटेड को हो सकता है कि 10 सीटें मिल जाए। ये जिस तरीके से इन लोगों की मांग है। और उन सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुकाबले में नहीं है, तो उन सीटों को देने में भी कोई हर्ज नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किया है, लोकसभा चुनाव में भी हालांकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदों से खराब प्रदर्शन रहा है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने शहरी इलाकों में ममता बनर्जी के गढ़ में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी के विधानसभा में 10 वार्डों में से 5 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है लोकसभा चुनाव के दौरान। तो भारतीय जनता पार्टी का मनोबल अभी भी बढ़ा हुआ है। 38% 2000 ये पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था, 1% बढ़ गया, इसमें 39% हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी का अभी पश्चिम बंगाल में बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है। उस हिसाब से एंटरटेन तो भारतीय जनता पार्टी करेगी इन पार्टियों को, जनता दल यूनाइटेड को और एलजेपीआर को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने शर्तों पर करेगी। ऐसा नहीं है जैसा बिहार में चिराग पासवान की शर्तों को मान लिया गया था, जनता दल यूनाइटेड की शर्तों को मान लिया गया, या फिर मजबूर होकर के एलजेपीआर को एक सीट झारखंड में दिया गया, जनता दल यूनाइटेड को सीटें दी गई। वैसा नहीं होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। हाँ, ये लोग जरूर चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नाव पर सवार होकर के हम लोग भी कुछ प्राप्त कर लें, कहीं किनारे लग जाए, ये कोशिश है। जी सर, अगले टॉपिक पर आते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो हैं वो जमीन से जुड़े मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती दिखाते नजर आते हैं, उन्हें फटकार लगाते हैं। इसके बाद नाराज होकर कर्मचारी जो है वो हड़ताल शुरू कर देते हैं, जिससे सरकारी कामकाज जो है वो ठप हो जाता है। ज़मीन रजिस्ट्री का मामला हो, दाखिल खारिज जैसे ज़रूरी काम जो हैं वो रुक गए हैं। और इस विवाद में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो गरीब और आम जनता को हो रही है, जिनके काम लंबे समय से अटके हुए हैं। और सरकार और प्रशासन के बीच ये टकराव अब बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या लग रहा है आपको, क्या है ये मसला और कैसे ये सॉल्व होने की तरफ जा रहा है क्या, या बढ़ेगा ये मुद्दा? अधिकारियों का मनोबल बिहार में बहुत बढ़ा हुआ है और उनके मनोबल को चकनाचूर करना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार की सरकार जो रही है, अधिकारियों की फ्रेंडली रही है, तो इसलिए उन लोगों का मनोबल हमेशा से बढ़ा हुआ रहा है। और अब जब विजय सिन्हा अपनी कार्यशैली दिखा रहे हैं तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। मंत्री का क्या पावर होता है, अधिकारियों को पिछले 15 सालों से तो समझ में ही नहीं आया था। अधिकारी लोग मंत्री का तबादला करा देते थे। तबादला यानी अगर अधिकारियों को परेशानी हो रही है किसी मंत्री से, तो अधिकारी लोग मंत्री को ही बदलवा देते थे, उनका विभाग बदलवा देते थे। बिहार में ये रुतबा है अधिकारियों का, अभी भी कर्मचारियों का ये रुतबा है। उस पर चोट करते हुए कहीं ना कहीं विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं, इसीलिए सीओ लोग हड़ताल पर गए हैं। मैं मानता हूं कि ये बेबुनियादी हड़ताल है, बेवजह की हड़ताल है। तो अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपना काम करना चाहिए। मनोबल बढ़ा करके आप इस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हैं। विजय सिन्हा ने क्या सवाल उठाया, भाई आपसे टैक्स मांगा था क्या कि आप मुझे भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी दीजिए? ऐसा विजय सिन्हा ने कहा क्या कि आप जो वसूली कर रहे हैं उसमें मुझे हिस्सेदारी दीजिए? ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने तो यही कहा कि जनता का काम करिए, जनता को काम करने में आप क्यों परेशान कर रहे हैं।
तो विजय सिन्हा ने वाजिब सा सवाल उठाया, और विजय सिन्हा की ये शैली रही है। विधानसभा अध्यक्ष भी जब हुए थे तो वहां अपनी पार्टी के नेताओं से भी टकराने से नहीं चुके थे। यही जो उनके पार्टनर डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनसे उनका किस तरीके से वाद विवाद हुआ था। उसके बाद वे जब पिछली बार जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ, उनका मंत्रालय बदल दिया गया, वे नहीं झुके। कहा जाता है कि कंपनी के मालिकों ने विजय सिन्हा का मंत्रालय बदलवाया। तो विजय सिन्हा उस शैली के नेता हैं जो टकराते रहते हैं। विधानसभा में अपने नेताओं से ही टकरा गए। पिछली बार जब मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो कंपनियों के रसूख से टकरा गए, और इस बार अधिकारियों से टकरा रहे हैं। तो विजय सिन्हा की ये शैली कहीं ना कहीं कर्मचारियों को नागवार गुजर रही है, अधिकारियों को नागवार गुजर रहा है, इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और तीनों विषयों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।